सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस विद सौरभ। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का ये नया लेक्चर, जिसके अंदर वी विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर बोथ सीडीएस एंड एनडीए 1 2025, राइट। खास करके सीडीएस के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसके थ्रू आपके सीडीएस की तैयारी खास करके हिस्ट्री की बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड यकीन मानो, चाहे 12 क्वेश्चन आए या 15 क्वेश्चन आए या 18 क्वेश्चन आए, यू विल बी इजीली बी एबल टू सेल थ्रू देम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सारे लेक्चर्स में तरीका हमारा यही रहता है कि वी विल टेक क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ दोस क्वेश्चंस वी विल लर्न कॉन्सेप्ट्स। और ये क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल यहां पे हमारे सामने है, इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टर्न्स एंड रिजर्वायर्स बीन फाउंड, राइट। तो कई जगह पे, जैसे हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यू विल कम टू नो कि हर एक उस सिविलाइजेशन के हर एक पर्टिकुलर प्लेस का अपना एक खास कैरेक्टरिस्टिक था। कहीं पे ग्रैंडरी मिलती है, कहीं पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है, कहीं पे सिस्टम्स मिल रहे हैं, कहीं पे रिजर्वायर्स मिल रहे हैं। तो ये जो सिटाडेल और लोअर टाउन एरियाज में सिस्टम्स और रिजर्वायर्स थे, ये धोलावीरा में मिल रहे थे, राइट। कहां पे? धोलावीरा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सिंध, राइट। तो यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, सुकूर एंड रोहरी हिल्स, ठीक है। ये जो लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स का मास प्रोडक्शन है यहां पे होता था, और ये बेसिकली सिंध रीजन में आता है, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान का पार्ट है, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन सिटी एट कोट दिजी इज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेजर साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें तो रोपड़ इज देयर, बानावाली इज देयर, राखीगढ़ी इज देयर, कालीबंगन है ना। नीचे इधर धोलावीरा है जो कि गुजरात के अंदर है, सुरकोटाडा है, ठीक है, लोथल है। तो ये सारे के सारे आलादिनो है, ठीक है। ये सारी के सारी सिटीज हैं। अब इनमें से इफ यू टॉक अबाउट कोट दिजी, तो कोट दिजी इज बेसिकली ये वाला पोर्शन, ये वाला जो जगह है यहां पे कोट दिजी है, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो, चानूदाड़ो इनके आसपास है ना। तो यहां से अगर आप मेजर सिटी की बात करेंगे तो इट विल बी मोहनजोदड़ो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोट दिजी इसके आसपास है। हड़प्पा कहां है सर? हड़प्पा को अगर आप देखते हैं तो ये लाहौर के आसपास है, नियर रावी रिवर, ठीक है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद लोथल की बात करते हैं, यह आपका गुजरात में है ना। क्लियर? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो कौन कौन से पीरियड को हम किस एज में देखते हैं और वहां की क्या खास बात थी। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं हम लोग, राइट। ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं। 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी कि 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट जो ईयर्स हैं वहां से शुरू होकर के और 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा तक ये आता है। इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो ये हंटर गैदरर्स थे, यानी कि हंटिंग करते थे और उसके थ्रू अपना फूड का जुगाड़ करते थे, है ना। केव्स में रहा करते थे, जैसे कि एग्जांपल है भीमबेटका एमपी। भीमबेटका इनफैक्ट आप याद रखना, ठीक है, ये मतलब आपके लिए एक टिप है कि भीमबेटका एक ऐसी जगह है जो लगभग हर पीरियड में, चाहे वो पैलियोलिथिक एज हो, चाहे वो मेसोलिथिक एज हो, चाहे वो नियोलिथिक एज हो, हर पीरियड में भीमबेटका केव्स में कुछ न कुछ पाया गया है ना। तो ये यानी कि एक ऐसी साइट है जो बहुत पुरानी साइट है, सबसे पुरानी साइट है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। क्रूड स्टोन टूल्स ये लोग यूज करते थे, यानी कि स्टोन से बने हुए टूल्स, क्वार्टजाइट से, फ्लिंट से, उसी से ये अपनी चीजों को बनाते थे,
ठीक है, फायर की डिस्कवरी इसी टाइम पे हुई थी। रॉक पेंटिंग्स खास करके भीमबेटका, जैसे अभी मैंने बताया, वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। मीजोलिथिक एज की हम बात करते हैं, मिडिल स्टोन एज जिसको बोलते हैं, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीजो, 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी तक, ठीक है, लगभग 2,000 साल का इसका स्पैन था। माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करते थे, स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है, राइट, क्लियर है। लिथ मतलब स्टोन और माइक्रो मतलब छोटे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अर्ली फार्मिंग, जो सबसे पहली बार जो कैटल्स हैं उनका डोमेस्टिकेट करना, उनको अपने पास रखना, साथ ही साथ फार्मिंग करना, वो यहां पे देखा गया था। टेम्परेरी सेटलमेंट्स थे, यानी कि एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते थे, ठीक है। क्रूड हैंडमेड पॉटरी यहां पे फेमस थी, और केव पेंटिंग्स डेली लाइफ को डिपिक्ट करती थी कि ये लोग रहते कैसे थे, क्या क्या चीजें करते थे, राइट। उसके बाद बात करते हैं अगर हम नियोलिथिक एज की, न्यू स्टोन एज, न्यू मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन। सो 8,000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के आसपास तक ये एज था, राइट। इस टाइम पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। बीट, बार्ले, राइस, इस तरीके के जितने भी सीसम, ये सब इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। अगेन कैटल, शीप और गोट्स का डोमेस्टिकेशन इट वाज स्टार्टेड। परमानेंट विलेजेस बनने लग गए थे, जिसका कि एग्जांपल मेहरगढ़ है, बुरझोम है कश्मीर के अंदर, है ना। उसके बाद पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और सिकल्स, इनका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया था। अब पहले वो रॉ स्टोन यूज करते थे, अभी पॉलिश्ड स्टोन पे आ गए थे, है ना। नेक्स्ट, व्हील मेड पॉटरी, ठीक है, व्हील मेड पॉटरी मतलब आज की डेट में अगर आप देखोगे गांव में अगर आप जाते हो तो जो पॉटरी बनती है वो एक इस तरीके से कुम्हार जो होता है वो एक चक्के में रख करके इसको फॉर्म करता है, ठीक है, लाइक दिस, राइट। तो इट वॉज बींग मेड। चाल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज, राइट, 2500 बीसी से 700 बीसी के आसपास। बीच बीच में ऐसा भी एज आएगा जहां पे दो एजेस आपस में ओवरलैप करेंगे। ऐसा नहीं था कि मतलब एक चीज खत्म हुई अगले दिन से ही दूसरी चीज शुरू होगी, ठीक है। जब एक चीज खत्म हो रही है उससे पहले से भी दूसरी चीज शुरू हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहां पे कॉपर और स्टोन के टूल्स यूज होते थे। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट काफी प्रोमिनेंट हो गए थे, ठीक है, दहार, जोरवे, मालवा, ये सब रीजन्स। फिर पेंटेड पॉटरी यहां पे आ गई थी विथ ज्योमेट्रिक डिजाइंस, कुछ ना कुछ वो लोग डिजाइंस उसमें करते थे, और साथ ही साथ विलेज के सोसाइटीज, ट्रेड नेटवर्क्स ये बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, राइट। मेजर सिटीज की अगर हम बात करें, राइट, तो पहले कॉपर एज आया था, उसके बाद फिर आयरन एज शुरू होगा, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कॉपर देन आयरन, ठीक है, फिर वैदिक और प्रीवैदिक एरा, राइट। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, राइट, या सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, और सबसे सिविलाइज सिविलाइजेशन। वैसे भी सिविलाइजेशन नाम है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने उस टाइम पे इतनी अच्छी कर रखी थी जो कि आज की मॉडर्न सिटीज में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेजर सिटीज की अगर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो हड़प्पा इज देयर, ठीक है, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, इस पे भी सवाल आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि हड़प्पा इसकी पहली डिस्कवर्ड साइट थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इसके मेजर साइट्स जो हैं वो इंडस रिवर के लेफ्ट, राइट या ईस्ट और वेस्ट में बसे हुए हैं, ठीक है। देन मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में लार्जेस्ट सिटी है, 1922 में आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी। बाकी की साइट्स में धौलावीरा है गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, बानावाली है हरियाणा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा रोपड़ भी है ना। फिर आपको, आप जब जाएंगे पाकिस्तान के अंदर तो वहां भी आपको अलग अलग साइट्स यहाँ पे मिलेंगी। टाउन प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल होता था टाउन प्लानिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रीट्स जो थी वो राइट एंगल्स में एक दूसरे को कट करती थी। जैसे आज के डेट में जो न्यू सिटीज जहाँ कहीं भी डेवलप हो रही हैं तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर इतना स्पेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्पेस ऑफ अ टाउन और स्पेस ऑफ अ कॉलोनी में भी, तो वो एक स्ट्रीट कुछ इस तरीके से आएगी स्ट्रेट लाइन में, फिर एक स्ट्रीट ऐसे आएगी, फिर इसको कट करती हुई एक स्ट्रीट ऐसे जाएगी, एक स्ट्रीट ऐसे जाएगी, तो ये ग्रिड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे भी थी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो इनका था, इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड एंड
इट कवर्ड ड्रेन्स विद सोक पिट्स, ठीक है, क्लियर है। देन सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है, फोर्टिफाइड एरिया था एक बना हुआ, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी बड़े लोग थे या गणमान्य लोग थे उनके स्ट्रक्चर्स, उनके घर सिटाडेल्स में होते थे। फोर्टिफाइड एरिया, फोर्टिफाइड का मतलब क्या हुआ कि जो चारों तरफ से किलेबंदी जिसमें कर रखी है। फिर ग्रेट बाथ, ये आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगा रिचुअल बाथिंग के लिए। ग्रेनरीज जो है स्टोरेज और सरप्लस गेन के लिए, जो आज भी हम लोग अपने घरों में गाँव में यूज करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। हाउसेज की बात करें, बिल्ट विद बर्न्ट ब्रिक्स और मल्टी रूम्ड थे, मल्टीपल रूम्स के घर बनाते थे ये लोग, और बर्न्ट ब्रिक्स वहां पे होती थी, ठीक है, यूज होती थी। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी थी मेजर, जिसमें कि वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, ये सारी चीजें उगाते थे वो लोग, ठीक है। सबसे पहले कॉटन इसी टाइम पे उगाते थे, मतलब उगाया गया था। एनिमल डोमेस्टिकेशन पहले भी हमने बात की है, कैटल, शीप, बफेलो, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी वो लोग मतलब महारत हासिल थी, ठीक है, बीड मेकिंग, पॉटरी, मेटलर्जी, ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, टीन, ये सब लेटर एज में सब कुछ आ गया था। फिर सील्स एंड स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट्स होती थी, जो कि कई जगह पे डेसिफर्ड है, कई जगह पे अनडेसिफर्ड है, यूनिकॉर्न, हम्ड बुल सील्स, ये सारी चीजें वो लोग करते थे अपनी निशानियों के तौर पे, ठीक है, क्योंकि वो लोग व्यापार भी करते थे, ट्रेड भी करते थे अलग अलग कंट्रीज के साथ, नॉट कंट्रीज आई वुड से, उस टाइम पे कंट्रीज ऐसी नहीं थी, बट अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ, ठीक है। बोट्स भी चलती थी उनकी, शिप्स चलती थी, है ना। इंटरनल ट्रेड होता था। लोथल वॉज अ मेजर पोर्ट सिटी, ठीक है, पोर्ट सिटी थी, यहां से पानी के रास्ते से ट्रेड ये लोग करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, मेसोपोटामिया के साथ वाया पर्शियन गल्फ, ठीक है। बार्टर सिस्टम चलता था। कॉइनेज का क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं है, तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और उसको पॉटरी चाहिए, ठीक है, उसको मटका चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि भैया तू एक काम कर, मुझसे वीट ले ले, और इसके पास क्या है, इसके पास मटका है, इससे बोला कि तू मुझे एक मटका दे दे, ठीक है, राइट। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है, एक के पास जो चीज है वो दूसरे को दे देगा और बदले में जो दूसरे के पास चीज है वो ले लेगा, ठीक है, अगर एक दूसरे को जरूरत है तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर डिक्लाइन थ्योरीज अलग अलग हैं, मतलब क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हुआ, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो उस पे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। सो बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल कॉजेस थे, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज, तो पूरा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बिलीव करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे, ठीक है, प्रपोज बाय मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है। अब इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है कि आर्यंस आए थे, इन्वेड किया और सबको खत्म कर दिया। देन डिक्लाइनिंग ट्रेड, ऐसा माना गया कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो गए और उसकी वजह से वो सिविलाइजेशन ही पूरा खत्म हो गया। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये भी कुछ लोग कारण मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है इसकी खबर किसी को नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर कुछ साइट्स यहां पे दी गई हैं, उन साइट्स को यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि किस चीज के लिए फेमस है। जैसे कि हड़प्पा जो सिटी है पाकिस्तान पंजाब में, रावी रिवर के किनारे, लाहौर के पास, याद रखेंगे हड़प्पा से लाहौर एंड रावी दोनों याद रखेंगे, ठीक है। पूछ लिया कि किस रिवर के पास में है हड़प्पा या फिर किस सिटी के पास में है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। फर्स्ट डिस्कवर साइट 1921 ग्रैनरी और सिटाडेल के लिए फेमस है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंध पाकिस्तान में है, इंदस रिवर के किनारे, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी, ग्रेट बाथ, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही एडवांस था, ठीक है। नेक्स्ट धोलावीरा गुजरात में, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम और 3 पार्ट सिटी डिवीजन के लिए फेमस। नेक्स्ट लोथल, अगेन गुजरात में, डॉकयार्ड था यहाँ पे। लोथल सबसे बड़ा पोर्ट सिटी था, बीड मेकिंग, ट्रेड सेंटर यही था, ध्यान रखना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये उस जमाने का मुंबई था, राइट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कालीबंगन राजस्थान इंडिया में, प्लॉड फील्ड एविडेंस, मतलब वहां पे खेतों को प्लॉ किया जाता था, राइट। फायर अल्टर्स वहां पे मिले हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहां का भी अच्छा था। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम काफी जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत शानदार बनाया गया था। बानावाली हरियाणा इंडिया की बात करें, बार्ले का कल्टीवेशन होता था और ओवल शेप्ड सेटलमेंट था, राइट, लाइक दिस, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास राखीगढ़ी है हरियाणा में, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया और मल्टीपल माउंट्स यहां पे पाए गए थे, ठीक है। सो दिस वाज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ
Moving on to the next question. At the banks of which of the following rivers was the battle of 10 kings fought in the early Vedic period? ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, राइट? द करेक्ट आंसर इज परुष्णी. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज परुष्णी रिवर. ठीक है, चलिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये रिवर्स हैं, ठीक है, इन रिवर्स को पहले किस नाम से जाना जाता था. जैसे जितनी भी ये आपको झेलम है, इंदस है, इनके पहले नाम कुछ और थे. ठीक है, बाद में इनके नाम चेंज कर दिए गए. ठीक है, तो पुरुषनी जो है वो बेसिकली इट इज रावी रिवर. ठीक है, रावी रिवर. ठीक है, शतुद्री सतलज. राइट, क्लियर. फिर इसी तरीके से इंदस को सिंध बोला जाता था या सिंधु बोला जाता था वैदिक पीरियड में, है ना. बीस को भी पासा बोला जाता था. राइट, चेनाब को असिकनी, झेलम को वितत्स. राइट, क्लियर है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी उस टाइम पे. आगे बढ़ते हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम. दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने अपना इंस्पिरेशन कहां से लिया? तो इट वॉज फ्रॉम वेदास. ठीक है, राइट, इट वॉज फ्रॉम वेदास. ठीक है, कई जगहों पे आपको ये भी देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा, वेदों की ओर चलो या लौटो. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये उसी टाइम से आया था. एंड आज की डेट में जो आपको डीएवी स्कूल्स या कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा इन द सिटी ऑफ हरिद्वार यू विल गेट गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो दे ऑल आर बेसिकली ऑन द दे ऑल आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. और फिर उसके बाद के जो लोग आए, ठीक है, तो इन्होंने वेदों को का प्रचार किया और वेदों के ऊपर ही बेस्ड एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की. राइट, काफी हद तक सफल भी हुए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इश्यू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट? पहला, द पैटर्नल स्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट सन्स. बिल्कुल सही है. राइट. Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, the gifts to women on the occasion of their marriage was known as स्त्रीधन. सही बात है. स्त्रीधन was not inherited by the children without the permission of the husband. ठीक है, ये गलत बात है. ठीक है, क्लियर. स्त्रीधन was not inherited by the children without the permission of the हस्बैंड, क्योंकि स्त्री धन कुड बी इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन. ठीक है, हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं थी. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि पहले के टाइम पे महिलाओं के साथ ये होता था, वो होता था, ये राइट्स नहीं थे, वो राइट्स नहीं थे. तो यू कैन सी ओवर हियर कि व्हाट वर द राइट्स विच वर गिवन ड्यूरिंग द स्मृति लिटरेचर हजारों साल पहले. ठीक है, क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका. ठीक है, बाकी सब करेक्ट है. पैटर्नल स्टेट जो था वो सन्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड था. वुमेन अलाउड थी टू रिटेन द गिफ्ट्स जो मैरिज में उनको मिलते थे. ठीक है, एंड द गिफ्ट्स टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नोन एज स्त्रीधन. इसको भी ध्यान रखेंगे. अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स. वुमेन वेल्थ कौन कौन से मीन्स के थ्रू एक्वायर कर सकती थी? परचेज, इन्वेस्टमेंट, टोकन ऑफ अफेक्शन और इनहेरिटेंस. इट इज टोकन ऑफ अफेक्शन विच ऑल्सो मीन्स गिफ्ट्स. गिफ्ट्स. ठीक है. इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट अपॉन द मैरिज सेरेमनीज. मैरिज के बारे में इनमें से कौन सी हाइम्स जो है 10th मंडल में बताती हैं? ठीक है, सो इट इज द करेक्ट आंसर इज पुरुष सूक्त. ठीक है, इसका बेसिक ये क्या था? सोशल ऑर्डर पे बेस्ड था ये. ठीक है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स मैरिज.
सोशल ऑर्डर इंक्लूडिंग मैरिज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, वैदिक एज की अगर हम बात करें तो डिवीजन कैसा है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो लगभग 1500 से 1000 बीसी तक है और 1000 से 600 बीसी तक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि ये ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, और फिर लेटर वैदिक में एक्सपेंशन और सोसाइटल चेंजेस हुए अलग अलग। राइट, क्लियर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वेदास आते हैं, वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। बाकी के टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वी हैव ब्राह्मणास, अरण्यक्स और उपनिषद। ठीक है, साथ ही साथ मल्टीपल कुछ छोटे मोटे और भी यहाँ पे टेक्स्ट हुआ करते थे, बट मेनली ब्राह्मणास, अरण्यक्स और उपनिषद। ठीक है, राइट। चलो, जो कि 108 ही नंबर थे। नाउ वैदिक एज की बात करें तो सोसाइटी अर्ली वैदिक में कैसी थी, कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, वुमेन के पास फ्रीडम थी, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन इन असेंबली सब कुछ वो करती थी। कैटल का वेल्थ इंपॉर्टेंट माना गया था, यानी जिसके पास ज़्यादा गायें हैं या कैटल है फॉर दैट मैटर, वो ज़्यादा अमीर माना जाता था। ठीक है, जैसे आज की डेट में मनी और प्रॉपर्टी इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एट दैट वेरी टाइम कैटल वेल्थ वॉज इंपॉर्टेंट। लेटर वैदिक की बात करें तो वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश हो चुका था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 अलग अलग वर्ण में डिवाइडेड थी सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द कर्मा दैट दे आर डूइंग और द एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग ऑन द सोसाइटल बेसिस। राइट, फिर पैट्रियार्चियल सोसाइटी थी, यानी कि वुमेन्स का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है या ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्ली वैदिक पीरियड में इट वाज इंटैक्ट। ठीक है, वुमेन के पास फ्रीडम थी। लेटर वैदिक पीरियड में इट डिक्लाइंड, तो बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सोसाइटी में ये डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, गोत्र सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज बेसिकली फैमिली लीनियज की एक पर्टिकुलर, जैसे कास्ट तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोत्र वॉज लाइक फॉर द फैमिली लीनियज कि यहां से ये पर्टिकुलर गोत्र आ रहा है। ठीक है, देन इकोनॉमी की बात करें, अर्ली वैदिक में कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी, काऊ को वेल्थ माना जाता था। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, आयरन टूल्स। ठीक है, ये ट्रेड इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद रिलीजन की बात करें, अर्ली वैदिक में नेचर वर्शिप थी, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मतलब जितने भी नेचुरल पावर्स थे उनकी यहाँ पे क्या करते थे, पूजा करते थे। लेटर वैदिक में रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, यज्ञास, ठीक है, और ब्राह्मणिज्म का राइज हुआ। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें अर्ली वैदिक में तो ट्राइबल सोसाइटी थी, वहां पे राजन होते थे जो कि चीफ होते थे, राजा बेसिकली, सभा होती थी, समिति होती थी, काउंसिल्स थी जो कि बैठती थी, और उन ट्राइबल जो लोग थे, ठीक है, या विलेज थे, ठीक है, ग्राम जो था, ग्राम, ग्रामीणी, ये सारे टर्म्स वहां पे यूज होते थे। ठीक है, तो उनको उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काउंसिल, सभा और समिति का आयोजन किया जाता था। इसी वजह से आज भी आप देखो ग्राम सभा, ग्राम समिति, इस टाइप की चीजें होती हैं। लेटर वैदिक हेरिडेटरी किंगशिप थी। ठीक है, पिताजी से बेटा, बेटे से पोता। ठीक है, देन बिगर किंगडम्स थे, महाजनपदास आ गए थे उस टाइम पे। ठीक है, टेक्स्ट की अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, इनफैक्ट पूरे वैदिक पीरियड की 1500 से 500 बीसी के आसपास, तो ऋग्वेदा इज देयर। ठीक है, ओल्डेस्ट वेद, हाइम्स टू गॉड्स लाइक इंद्रा और अग्नि इसके अंदर है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, रिचुअल्स हैं, सैक्रिफाइसेस। सामवेद मेलोडिक चैंट्स हैं मेनली, और अथर्ववेद के अंदर स्पेल्स, मेडिसिन और एवरीडे लाइफ के बीच में बारे में चीजें डिस्कस की गई हैं। ब्राह्मणास की बात करें, रिचुअल एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। अरण्यक्स, मेडिटेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअल्स टू फिलॉसफी, ये फॉरेस्ट में बेस्ड है, फॉरेस्ट से रह करके लिखे गए लोगों के द्वारा। ठीक है, उपनिषद की बात करें, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण, आत्मा, मोक्ष। ठीक है, छंदोग्य अरण्यक है, बृहद अरण्यक उपनिषद है। ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके से उपनिषद है। चलिए, तो ये था आपका वैदिक एज। Now again moving on to the questions from among the following महाजनपदास identify the गण और संघ या फिर oligarchy। ठीक है, तो गण संघ जो है वो आपको वज्जी जो महाजनपदा है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट। 16 महाजनपदास थे उस टाइम पे, अवंती भी था, कौशाम्बी भी था। ठीक है, इस तरीके से।
तो पाटलिपुत्र, तो आपको अलग अलग यहाँ पे जनपदास देखने को मिल भी रहे होंगे, ठीक है। मत्स्य वॉज देयर, ठीक है। चलिए, काम्बोज था, गांधार था, राइट। अब महाजनपदास 600 बीसी से 400 बीसी के बीच में 16 लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स वर देयर, जिनको बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो वो हो रहा था, ठीक है, वो मेंशन्ड है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में। जनपदास स्मॉल किंगडम से महाजनपदास में जिस तरीके से ट्रांजिशन हुआ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब महाजनपदास दो टाइप की थी, मोनार्चीज थी और रिपब्लिक्स थी। मोनार्क में मगध, कोसल, अवंती, वत्स। रिपब्लिक्स में गनसंग जिनको बोलते हैं, वज्जी, मल्ला, कुरु और पांचाल, ये सब रिपब्लिक्स में आती थी, ठीक है। अब रूलर्स इस टाइम पे मेजर कौन कौन से थे? बिंबिसारा, अजातशत्रु, हरण्यक डायनेस्टी से, ठीक है। बाद में नंदास थे, ठीक है। सक्सेस के इनके रीजन क्या थे? पहली चीज तो इनकी आर्मीज बहुत स्ट्रांग थी, आयरन वेपन्स थे, ठीक है। फिर गंगा, ज्यादातर महाजनपदास आपको गंगा बेसिन में ही मिलेंगे। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, मैक्सिमम महाजनपदास मगध से लेकर के, वज्जी से लेकर के, ठीक है, ये इसके ऊपर और नीचे मिलेंगी। तो ये फर्टाइल एरिया था, ठीक है, और ट्रेड रूट्स के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल था, ठीक है। तो ये कुछ महाजनपदास हैं जिनको हम एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। कुछ क्या, इनफैक्ट सारे ही हैं, राइट। सबसे पहले मगध की बात करते हैं। मगध जो है उसकी कैपिटल थी राजगिर, जो कि आज के डेट में राजगीर बोलते हैं, बिहार के अंदर है। बाद में पाटलिपुत्र हुई जो कि पटना है। मोस्ट पावरफुल था, रूल्ड बाय बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। उसके बाद हम बात करते हैं कोसल की। कोसल की कैपिटल थी श्रावस्ती, जिसके अंदर अयोध्या भी इंक्लूडेड था, मेजर राइवल था मगध का। उसके बाद हम बात करते हैं काशी, कैपिटल थी वाराणसी, फेमस फॉर टेक्सटाइल्स। बाद में ये कोसल के साथ मर्ज हो गई। उसके बाद वत्स की बात करें, कैपिटल कौशाम्बी, रूल्ड बाई उदयन, ठीक है, ट्रेड सेंटर था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अवंती की बात करें, कैपिटल उज्जैन, ठीक है, मगध का राइवल था और प्रद्योत डायनेस्टी से रूल्ड था, राइट। देन मल्ला की बात करें, कैपिटल कुशीनगर, रिपब्लिक था ये, ठीक है। बुद्धास महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ कुशीनगर में, सबको पता है हमें, ठीक है। वज्जी की बात करें, कैपिटल वैशाली, ठीक है, रिपब्लिक, रूल्ड बाई लिच्छवीस, ठीक है, ट्रेन भी चलती है एक लिच्छवी एक्सप्रेस। उसके बाद अंगा डायनेस्टी की बात करें, कैपिटल चंपा वॉज देयर, बाद में ये मगध के साथ मिल गई बिहार के अंदर। गांधार की बात करें, कैपिटल इसका तक्षशिला था, पर्सिया से इन्फ्लुएंस था और मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था। तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी है वो आज भी फेमस है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नालंदा एंड तक्षशिला, टू वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल हब्स वर देयर। आज के डेट में ऑक्सफोर्ड और जो हम बात करते हैं हार्वर्ड की, वो उस टाइम पे तक्षशिला और हमारा ये हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट काम्बोज की बात करें, कैपिटल राजपुरा, नोन फॉर हॉर्सेस एंड वॉरियर्स। देन वी टॉक अबाउट कुरु। कुरु का कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हस्तिनापुर, ठीक है। प्लेड अ की रोल इन द महाभारत एंड हैड अर्ली डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। पांचाल की बात करते हैं अगर हम, कैपिटल था अहिच्छत्र, काम्पिल्य, मेजर लर्निंग सेंटर था, रूल्ड बाई प्रशाता डायनेस्टी, ठीक है। मत्स्या की बात करें, कैपिटल विराटनगर, विराट इसके रूलर थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने टाइम पे, एंड ये भी महाभारत से एसोसिएटेड है। देन इफ यू टॉक अबाउट सुरसेना, कैपिटल वॉज मथुरा, कृष्णा वर्शिप एंड ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इफ यू टॉक अबाउट असाका, कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, क्लियर, द ओनली महाजनपदा इन साउथ इंडिया। देन छेदी, कैपिटल सुक्तिमती, ठीक है, शिशुपाल इसके रूलर थे, ठीक है, और इसका भी महाभारत में मेंशन है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट महाजनपदास, ठीक है, क्लियर, 16 महाजनपदास। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कनागनाहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, राइट। अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर, बिल्कुल सही है सर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द रिमेन्स ऑफ द कनागनाहल्ली स्तूपा कैन बी डिलेटेड बिटवीन 1st and 3rd centuries सी या BC and after Christ. The Emperor Ashoka's image was found at the site. Which of the following statements given above are correct? इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 तीनों ही इसके
करेक्ट है आंसर, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म, ठीक है, राइट। ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, दे प्रोवाइडेड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। माइनर रॉक एडिक्ट 1 गिव्स एविडेंस ऑफ अ सडन चेंज इन अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म, ठीक है, राइट। तो इसको यहां पे देखते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे आपको सही मिलते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट 1 ये सडन चेंज जो उनका हुआ फेथ बुद्धिज्म में, उसको भी दर्शाता है। देन पतंजलि महाभाष्य, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेटमेंट्स हैं। इट मेक्स अ मेंशन ऑफ कौटिल्य, इट इज अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटली, ठीक है, राइट। इसमें भी दोनों ही क्या है स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसमें कौटिल्य का भी मेंशन है, ठीक है, और महाभाष्य में, और साथ ही साथ ये ग्रामर टेक्स्ट है, प्राइमरली एक ग्रामर टेक्स्ट है, और भी चीजें इसमें हैं लेकिन प्राइमरली इट्स अ ग्रामर टेक्स्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एम्परर जो अशोका है, इसमें से विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक और महावंश, ठीक है, इनमें से कौन सा अशोका के बारे में डिपिक्ट करता है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महावंश, ठीक है। इट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका, ठीक है। कब से कब थे अशोक? 304 से 232 बीसी तक, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहां नॉट करेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला, गुप्ता किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दीनार, बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता 1, स्कंद गुप्ता एंड बुद्धा गुप्ता इशूड सिल्वर कॉइन्स, ये भी सही है सर, ठीक है। नेक्स्ट, the obverses of coins are carved with the images of the kings and on the reverse are carved deities, right. The large number of coins issued by the Guptas were of copper, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, राइट, ये गलत है। जो दिनार्स थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और दिनार्स बेसिकली क्या होती हैं, ये है गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कॉपर की जगह ये क्या होगा, गोल्ड कॉइन्स ज्यादा यूज करते थे, जिसको कि दीनार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहां पे दिख भी रहा है आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू महावंशा, अशोका टर्न टू द बुद्धास धम्मा व्हेन हिज नेफ्यू निग्रोधा प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन टू हिम। दूसरा, दिव्यदान ascribes Ashoka being drawn to the Buddha's teaching to the influence of Samudra, a merchant turned monk, and Deepvansa speaks of Samudra, the 12-year-old son of a merchant, as the key figure in Ashoka's coming under the. Basically 3 स्टेटमेंट से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एज फार एज अशोकास टर्निंग इनटू बुद्धिज्म इज कंसर्न्ड, ठीक है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो, एक तो पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट वन, ठीक है, राइट, जो निग्रोधा है, ठीक है, इसने डॉक्ट्रिन प्रीच की, और दूसरा जो है दैट इज दिव्यदान, ठीक है, दिस वन, थर्ड वन इज इनकरेक्ट, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, ठीक है, राइट। चलो, द नोशन ऑफ द किनशिप projected by the Kushana ruler is best evidence through which of the following। किनशिप वाला जो फंडा है वो कुशाना रूलर्स, तो ये है देयर आइडेंटिफिकेशन विथ डीटीज, ठीक है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शिवा वाज ऑन कॉइन्स, राइट, क्लियर है।
तो दे बेसिकली प्रोजेक्टेड किनशिप थ्रू डिवाइन एसोसिएशंस. हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर टू एज द थेरीज इन एंशिएंट इंडिया. थेरीज किसको बोला जाता था? एल्डर नन्स को बोला जाता था बुद्धिज्म में. ठीक है, एल्डर नन्स को थेरीज नाम से बोला जाता था. ये बेसिकली सीनियर बुद्धिस्ट नन्स थी. सीनियर बुद्धिस्ट नन्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोषा. अश्वघोषा का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है? सारीपुत्र प्रकरणा, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एंड मंजू श्री मूलकल्प. ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये अश्वघोष ने नहीं लिखा है. ठीक है, बाकी सब अश्वघोष के काम के अंदर आता है. नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वॉज फर्स्ट सेट आउट इन. ये तो बहुत आसान है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इट इज इन भागवत पुराण. ठीक है, बट फिर भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, विष्णु पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, भगवत पुराण. सो इट इज भागवत पुराण. ठीक है, राइट. सबसे पहली बार इनफैक्ट जो नरेशन है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का, ठीक है, जो उनके बेटे थे और अग्नि में जलाने के लिए उनको रखा गया, बट बाद में नरसिंह भगवान ने उनको सेव कर लिया. तो इट इज बेसिकली गिवन इन आर हिस्टोरिकल टेक्स्ट भगवत पुराण. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन आचार्य. जैन आचार्य इसमें से कौन नहीं था? भद्रबाहु, खेम, हरिभद्र एंड सिद्धसेना दिवाकरा. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेमा. खेमा वॉज नॉट अ जैन आचार्य. ठीक है, राइट. क्लियर है? बाकी सारे जैन आचार्य थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर. ठीक है, इनमें से कौन मदर के नेम से जाने जाते थे? बताइए. सतवाहनास. ठीक है, सतावाहनास, इनके नाम मदर्स के नाम से डिराइव होते थे. मैट्रोनिमिक्स इसको बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गौतमी पुत्र सतकर्णी. तो ये गौतमी पुत्र क्या हो गया? गौतमी माता जी का नाम है. ठीक है, उनके पुत्र सतकर्णी. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सतवाहनास. विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका. ये तो अभी हमने देखा था. ठीक है, अशोका के बारे में महावंसा. ठीक है, राइट. क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपास इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पहला, अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूपा कल्ट. बिल्कुल सही है. सांची स्तूपा, सांची स्तूपा भोपाल के पास है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में. दे वर रिपोजिटरीज ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स. ये भी सही है. दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज. ये इनकरेक्ट है. नॉर्मली ये कहां पे लोकेटेड थे? क्लोज टू ट्रेड रूट्स. ठीक है, जहां पे ट्रेड रूट्स होते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंच पाए. ठीक है, और साथ में बनाने में भी आसानी होगी. द स्टोरी गंदा तिंदु जातक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? जातक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? इट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट, द डायलॉग ऑन वर्ना बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कच्छाना एंड डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट? इनके बीच का जो डायलॉग है वो कहां पे है? मज्जिमा निकाय. ऑप्शन नंबर ए. ये थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे. ठीक है, इफ यू वांट टू मास्टर देम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फिर मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं हम लोग. 320 से लेकर के 185 बीसी के आसपास तक. ठीक है, फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. 321 बीसी. डिफीटेड धनानंद. कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, नाउ इट इज पटना. की रूलर्स में चंद्रगुप्त मौर्य वॉज देयर. ठीक है, इन्होंने सिल्यूसिस 1 को हराया था. बिंदुसारा वॉज देयर, एक्सपैंड किया था एम्पायर को. अशोका देन ग्रेटेस्ट रूलर, कलिंगा वॉर
ठीक है, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड स्प्रेड धम्मा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड वॉज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य चाणक्य, इन्होंने लिखी थी, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन स्पाइस, ये इस टाइम के काफ़ी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। डिक्लाइन क्यों हुआ? वीक सक्सेसर्स और साथ ही साथ ग्रीक्स और शुंगास के इन्वेजन के बाद, ठीक है। पोस्ट मॉरियन पीरियड की बात करें 185 से 319 बीसी के बीच में, तो वी हैड शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा वॉज देयर हु ओवरथ्रू मौर्याज। कनवा डायनेस्टी वॉज देयर, शुंगास को रिप्लेस किया इन्होंने। सतवाहनाज वर देयर, इन्होंने, ये डेक्कन रूलर्स थे, ट्रेड और बुद्धिज्म को प्रमोट किया। इंडो ग्रीक्स की बात करें तो हेलेनिस्टिक कल्चर को प्रमोट किया और मेजर रूरल में मेनांडर वॉज देयर, मिलिंद जिसको बोलते हैं। शाकास की बात करें तो ईरानियन ऑरिजिन, वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने रूल किया। देन इफ यू टॉक अबाउट कुशानास तो कनिष्का वॉज द रूलर एंड दे वर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड गांधार आर्ट। गुप्तास की बात करें तो दे इमर्ज्ड इन द क्लासिकल एज, ठीक है, और कुछ दिनों तक इन्होंने भी ठीक ठाक तरीके से रूल किया, ठीक है। चंद्रगुप्ता वॉज देयर, फाउंडर, इन्होंने लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी की। कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द मेजर रूलर्स, ठीक है, एम्पायर जिसने स्टैब्लिश किया। समुद्रगुप्ता वॉज देयर, मिलिट्री कॉन्केस्ट, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। चंद्रगुप्ता टू वॉज देयर, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है। गोल्डन एज इस टाइम पे चल रहा था इंडिया का। कालिदास, फाहियान, ये सब विजिट इन्होंने किया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। अचीवमेंट्स की बात करें, साइंस में एडवांस करना, मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट, लिटरेचर, आर्ट, अजंता एलोरा केव्स, ये सब उसी टाइम की उपलब्धियां हैं। डिक्लाइन हुना इन्वेशंस और वीक रूलर्स की वजह से हुआ, ठीक है। फिर पोस्ट गुप्ता की हम बात करें, इनके डिक्लाइन के बाद तो वी हैड हर्षा एम्पायर, हर्षवर्धन वॉज देयर हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया, बुद्धिस्ट पैटर्न ही वॉज। देन कुछ रीजनल किंगडम्स भी थे, जैसे कि पल्लवास थे साउथ में, कांचीपुरम में, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस। चालुक्यास बादामी कर्नाटका में, रॉक कट टेम्पल्स के लिए फेमस है। पुष्य भूतीज, मैत्रकास, गुर्जर, प्रतिहारास, ये उस टाइम पे दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस। देन अरब इन्वेजन वाज देयर, राइट। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल, इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। देन दिस पीरियड सॉ द ट्रांजिशन टू मिडिवल इंडिया लीडिंग टू राजपूत एंड अर्ली इस्लामिक रूल, ठीक है, लगभग 750 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो उससे पहले जो था बहुत मल्टी डायमेंशनल रूलर्स थे, ठीक है, अलग अलग पीरियड में, और उसके बाद फिर फाइनली वी वेंट इनटू द राजपूत एंड इस्लामिक रूल बेसिकली। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। टोलकप्पियम, ये क्या है सर? क्या ये ग्रामर का वर्क है? क्या ये तमिल पोएम है इन द प्रेज ऑफ राजेंद्र चोला? एंशियंट डाइडेक्टिक वर्क है तमिल में, या फिर ड्रामा कंपोज बाय चेरा किंग है? ये क्या है? एक तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, ठीक है। सो इट्स अ वर्क ऑफ ग्रामर, राइट, क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टोलकप्पियम इज अ वर्क ऑफ ग्रामर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स? कोरकाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इट इज बेसिकली फेमस पांड्या पोर्ट फेमस फॉर पर्ल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई? मनी मेकलाई, साथनार्स, दे आर द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। Then, according to the Tamil Sangam text, who among the following were the large land owners? Large land owners हम किसको बोलते थे? ठीक है, गजपतीस, उझावर्स, अधिमाइस एंड वेलालार्स. वेलालार्स वर नोन एज लार्ज लैंड ओनर्स इन संगम टेक्स्ट्स. ठीक है, राइट. Which among the following works was composed by कृष्णदेव राय on statecraft in तेलुगु? ठीक है, कृष्णदेव राय ने कौन सा टेक्स्ट ये किया था? तो इट वॉज अमुक्त माल्यदा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट फिर संगम एज की कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वहाँ पे
वर्ड्स थे और बाकी सारी चीज़ें क्या थी, ठीक है, राइट। टेक्स्ट से रिलेटेड आपको सवाल, संगम टेक्स्ट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं कई बार, तो उनको भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर संगम्स लिटरेरी असेंबलीज जिनको हम बोलते हैं, हेल्ड इन तमिलकम, ठीक है। सोर्सेज संगम लिटरेचर है जिसमें तोलकप्पियम है, इट्टू थोकाई है, पट्टू पट्टू है, कुछ ग्रीक और रोमन अकाउंट्स भी हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर डायनेस्टीज़ के अंदर यहाँ पे चेरा वॉज देयर, कैपिटल वंजी या करूर था, रोम के साथ ट्रेड करते थे, सिंबल बो है। चोला की बात करें कैपिटल वॉज उरायूर और कावेरीपट्टनम, पावरफुल नेवी थी यहाँ पे चोला की, सिंबल टाइगर था। चोला नेवी को बहुत पावरफुल माना जाता है, ठीक है। पांड्या की बात करें कैपिटल वॉज मदुरई, पैटर्नाइज संगम पोएट्स एंड सिंबल वॉज फिश। बाकी के किंगडम्स में वेलियर्स वर देयर, लोकल चिफ्टन्स का, देन जिसमें पालाई, मरावार, ये सब चिफ्टन्स थे। फिर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर राइस, मिलेट्स मेन क्रॉप्स थे। ट्रेड में रोम के साथ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। रोमन कॉइन्स भी यहाँ पे पाए गए तमिलनाडु में। पोर्ट्स की बात करें कावेरीपट्टनम, अरिकामेडू, पुहार और मुजिरीस, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस टाइम पे, ठीक है। देन सोसाइटी कल्चर की बात करें तो 5 लैंडस्केप्स वर देयर, टिनाई कुरुंजी हिल्स, मोलाई फॉरेस्ट, मारुथम प्लेन्स एंड नीथल कोस्टल पलाई डिजर्ट। तो ये सारे उस टाइम पे लैंडस्केप्स का नाम था। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात करें एग्रीकल्चर, फिशिंग, वीविंग और पर्ल डाइविंग, ठीक है, मोती निकालते थे ये लोग समुंदर से। वुमेन की बात करें तो सम वुमेन पॉइंट्स वर देयर जिनको अवैयर बोला जाता था, रेस्पेक्टेड स्टेटस। रिलीजन की बात करें मुर्गन वर्शिप होती थी, एंसेस्टर वर्शिप, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी उस टाइम पे स्प्रेड कर गए थे साउथ इंडिया में। लिटरेचर की बात करें तो इंपॉर्टेंट लिटरेचर में टोलकप्पियम वॉज देयर, अभी हमने देखा ग्रामर टेक्स्ट, इट्टू थोकाई 8 एंथोलॉजीज एंड पट्टू पट्टू 10 आइडल्स, ठीक है, ये पोएट्री कलेक्शंस है। देन सीला पदिकरन एंड मन्नी मेकलाई, ये एपिक पोएम्स हैं जो कि लव, वॉर और जस्टिस के ऊपर है। डिक्लाइन की अगर हम बात करें संगम एज की तो लगभग 3rd सेंचुरी सी में ड्यू टू कलाभ्रा इन्वेजन्स, ठीक है। और ये जो पीरियड था संगम एज, ये बेसिकली गोल्डन पीरियड था तमिल कल्चर, ट्रेड और लिटरेचर का, ठीक है। मेजर जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज बाद में आई, ठीक है, वो संगम एज के बेस बनाने के बाद ही आई। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्यस सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, इट इज धम्मा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकर बिलोंग, राइट। सो इट इज बेसिकली पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चारवाका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, धूर्त, न्याय, सुशिक्षित, वैशेषिका, ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 and 3 ओनली। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट। पंचतंत्र के बारे में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन, इट इज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ टाइम एंड रिफ्यूटिंग राइवल पोजिशंस, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इट इज अ टेक्स्ट अशरिंग इन लिंग्विस्टिक्स एंड फॉर्मल साइंस, नो। टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट्स इन वेरियस स्पीयर्स ऑफ नेचुरल साइंसेस, नो। द करेक्ट आंसर विल बी 4th one, which is basically it is a text showing through illustration what should and not be done, ठीक है, विष्णु शर्मा, ठीक है। पंचतंत्र की कहानियां हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, राइट, तो वो यही है, what should and what should not be done। नेक्स्ट, verses ascribed to poet Saint Kabir have been compiled in which of the following traditions? बीजक इन वाराणसी, ठीक है, कबीर ग्रंथावली इन राजस्थान, आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो ये आपको यहां पे बताना है कौन सा सही है। इट इज ऑल ऑफ देम, ठीक है। कबीर वर्सेस बीजक में, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ तीनों में ही 1, 2 and 3। द आइडिया ऑफ फर्रे इजादी, ठीक है, ऑन विच द मुगल किंगशिप वॉज बेस्ड, ये किस सूफी सेंस ने सबसे पहली बार दिया था? फर्रे आज़ादी, ठीक है, या डिवाइन लाइट थ्योरी, ये था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
एंशियंट इंडिया के कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि रामायणा वॉज देयर, वाल्मीकि ने लिखा था राम जी की लाइफ और आइडियल किंगशिप में। महाभारता व्यास जी ने लिखा, लॉन्गेस्ट एपिक है। कुरुक्षेत्र वॉर इसके अंदर मेंशन्ड है। भगवद गीता है, फिलॉसफी ऑफ धर्म एंड कर्मा। 18 पुराणास, माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो त्रिपिटका, 3 बास्केट्स, जिसके अंदर विनय पिटक, मोनास्टिक रूल्स, सूत पिटक, बुद्धास टीचिंग एंड अभिधम्म पिटक, जिसके अंदर फिलॉसफी बताई गई है। जातक टेल्स, ठीक है, बुद्धा के प्रीवियस वर्थ की यहाँ पे कहानियाँ हैं। देन मिलिंद पान, ये ग्रीक किंग मेनेंदर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बीच में डायलॉग है, मिलिंद पान। फिर जैन टेक्स्ट में अगमास की बात करें, महावीरा की टीचिंग है। कल्प सूत्र के अंदर जैन मोनास्टिक रूल्स के बारे में बताया गया। अर्थशास्त्र की बात करें, कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है। स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, एस्पियोनेज, स्पाइस। राज तरंगिनी की बात करें, कल्हाण ने लिखा है, कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर है। तोल कप्पियम की बात करें, ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, अभी हमने देखा था। देन सिलाप्पादिकरण और मणिमेकलाई, ये एपिक पोएट्री है ऑन जस्टिस एंड बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कन-ई चिहलगनी, ठीक है। इल्तुतमिश, बलबान, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। सो करेक्ट आंसर इज बलबान। ही ब्रोक द तुर्कनी चिहलगनी, जो 40 है, ठीक है, कोर्स ऑफ 40, राइट, अबॉलिश्ड बाय बलबान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Who believed that the Russian designs were an imminent peril to the security and tranquility of the Indian Empire in 1836? ऐसा किसने बोला था? ये लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, ठीक है। रशिया जो एक्सपैंड हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। Which among the following Chola kings encouraged the Sailendra ruler of Srivijaya to build a Buddhist Bihar in Nagapattinam? बुद्धिस्ट बिहार कहाँ पे? नागापट्टिनम। इट वॉज राजराजा 1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द टाइटल्स ऑफ राज यज्ञ जय केसरी एंड दया गज केसरी, ठीक है, राया गज केसरी एंड दया गज केसरी, ये कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे? राया गज केसरी एंड दया गज केसरी, ये थे ककाटिया डायनेस्टी से एसोसिएटेड। ककाटिया रूलर्स जो थे उन्होंने ये टाइटल्स दिए थे। देन एंशिएंट हिंदू मेटल इमेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइनेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर। द आइकोनोग्राफी एंड द स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेजेस वर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर स्टोन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्टेटमेंट नंबर ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, इब्ने बतूता went to China as an envoy of which of the following Delhi Sultan? इब्ने बतूता किसके टाइम का है? इब्ने बतूता किसके टाइम का? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने इसको भेजा था कहाँ? चाइना, राइट। चलो फिर अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। राजपूत्स 8th से 12th सेंचुरी तक थे, ठीक है, इनका ओरिजिन बेसिकली वॉरियर क्लैन से हुआ गुप्ता के डिक्लाइन के बाद। मेजर राजपूत अगर हम किंगडम्स की बात करें तो प्रतिहारास वर देयर, कन्नौज कैपिटल थी यूपी में। अरब्स और राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। चौहान्स की बात करें, ठीक है, चाहमनास जिनको बोलते हैं, कैपिटल अजमेर, बाद में दिल्ली आ गया। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मेजर रूलर हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, लेकिन सेकेंड में ही लॉस्ट। फिर परमार्स की बात करें, कैपिटल वॉज धार, मालवा इन एमपी, ठीक है, संस्कृत लर्निंग को पैट्रोनाइज किया इन्होंने। सोलंकीस की बात करें या चालुक्यास, कैपिटल वॉज अनहिलवारा, गुजरात, ठीक है। मोधेरा सन टेम्पल इन्होंने बिल्ड किया। गढ़वाल्स की बात करें, कैपिटल वॉज कन्नौज, ठीक है, गढ़वाल्स जिनको बोलते हैं, डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी 1194। फिर चोला एम्पायर की हम बात करते हैं, इसी टाइम पे फाउंडर वॉज विजयलया चोला 9th सेंचुरी में। गोल्डन एज इसको माना जाता है अंडर राज राजा चोला 1 एंड राजेंद्र चोला 1। कैपिटल वॉज थंजावुर इन तमिलनाडु, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चोलास की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी वॉज वेरी एफिशिएंट, लोकल गवर्नेंस वॉज एफिशिएंट, ठीक है, विलेज असेंबलीज वर देयर। चोला नेवी जो है उसने कनकर किया था श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा, इनफैक्ट इसको चोला सी बोलते थे, जो आपका आज का करंट डे में
अरेबियन सी है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है, अंटिल बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये पूरा का पूरा इसको चोला लेक या चोला सी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इसी टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है। तमिल लिटरेचर फ्लरिश किया। राष्ट्रकूटास की अगर हम बात करते हैं 753 से 982 थी। फाउंडर वॉज दंती दुर्गा। चालुक्यास को डिफीट किया इन्होंने। कैपिटल वॉज मान्याखेता कर्नाटका के अंदर। मेजर रूलर्स की अगर हम बात करें तो अश्वघोषा वॉज देयर, सॉरी अमोघ वर्षा वॉज देयर। ठीक है। ही वॉज पैटर्न ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। कृष्णा वन, कैलाश टेम्पल इन्होंने एलोरा में बनाया। ये याद रखना, कृष्णा वन ने कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा के अंदर। ठीक है। डिक्लाइन वॉज ड्यू टू डिफीट ऑफ देम बाई चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत है, इसकी अगर हम बात करते हैं सो द अर्ली फेज वॉज 1206 टू 1516 सी। ठीक है। फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान। कैपिटल वॉज इन दिल्ली। ठीक है। मेजर जो डायनेस्टीज थी यहाँ पे उसमें से सबसे पहले आपके पास है स्लेव या ममलूक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज देयर। कुतुब मीनार इसने बनाया था। इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम लाया था। रजिया सुल्तान सिर्फ ओनली फीमेल रूलर इन दिल्ली सल्तनत। बलबान की बात करें, ही हैड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल। खलजी डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर अलाउद्दीन खलजी वॉज देयर। डेक्कन कनकेस्ट जो इसने किया था, मंगोल से बचाया था। मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, इसके लिए फेमस है। ठीक है। साउथ में इसने काफ़ी राजाओं को और काफ़ी किंगडम्स को लूटने की कोशिश की। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज देयर। ही हैड मल्टीपल फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कैपिटल शिफ्ट किया था। ठीक है। टोकन करेंसी इनिशिएट किया था। फिरोज शाह तुगलक वॉज अनदर रूलर जिसका पब्लिक वर्क्स के लिए काफ़ी फेमस इसको माना जाता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान भी है दिल्ली में। देन सैयद डायनेस्टी वॉज देयर, वीक रूलर्स थे। ठीक है। तिमूर की इन्वेजन के बाद। और लोधी डायनेस्टी वॉज देयर। सिकंदर लोधी वॉज द फाउंडर इन आगरा। इब्राहिम लोधी बाद में बाबर ने जिसको डिफीट कर दिया था 1526 में। ठीक है। और फिर मुगल्स आ गए थे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम की बात करें अगर हम मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। शरिया लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पर्शियन इन्फ्लुएंस वॉज क्लियरली सीन। आर्किटेक्चर के नाम पे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास, ये सब बनाया गया था। ठीक है। और डिक्लाइन कब हुआ? जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकोइस बर्नियर, ये भैया कौन थे? ये हमारी 100 डेज चैलेंज की आप रील देखेंगे। ठीक है। इनफैक्ट पूरे हिस्ट्री से आपको 15-20 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो हमने 100 डेज चैलेंज में कवर किए थे। उसमें देखना एक हमने यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 100 डेज चैलेंज की रील, कंपाइलेशन है उस पूरे 100 डेज के रील्स का। तो वहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स और फिजिशियंस थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। सो खैर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फ्रैंकोइस बर्नियर की। तो ही वॉज बेसिकली प्रिंस दारा शिको के टाइम पे। ठीक है। प्रिंस दारा शिको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज IMS इज नॉट करेक्ट? 1764 में स्टार्ट हुआ था। इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल बाय मीन्स ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू IMS and the IMS was first meant to look after the troops. इसमें से ऑप्शन नंबर C इज रॉन्ग, इंडियंस को एडमिट किया जाता था। ठीक है। तो ये सही नहीं है। ठीक है। चलिए, लेटर शुरुआत में नहीं किया जाता था, लेटर वी गॉट एडमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं? हुमायूं से कौन सा पेंटर एसोसिएटेड नहीं था? बेहजाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर D, बाकी सारे उसके पेंटर। द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास, ये किसने किया था? किस मुगल पेंटर ने पेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल हसन। ये जो पेंटिंग आपको सामने दिख रही है इसको अबुल हसन ने पेंट किया था, जिसमें जहांगीर जो है वो एम्ब्रेस कर रहा है शाह अब्बास को। नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबायदुल्ला अहरार? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बाबर। बाबर इनको ख्वाजा उबायदुल्ला अहरार को फॉलो करते थे, ठीक है, कैरिस्मेटिक स्पिरिचुअल लीडर, राइट, इट वॉज बाबर। नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेट मुकर्रब खान वॉज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ विच मुगल एम्परर? जहांगीर, ठीक है, मुकर्रर खान वॉज फेवर्ड बाई जहांगीर। नेक्स्ट, according to the French traveler Tavernier, a majority of houses in Varanasi during 17th century were made of. इसके हिसाब से 17th सेंचुरी में जो वाराणसी के हाउसेस थे वो स्टोन और थैच से मिलकर के बने हुए थे, ठीक है, एज पर हिज फाइंडिंग। नेम द बैटल इन विच द ट्रैवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ कुलाचल, ठीक है, ये वो बैटल था जिसमें ट्रैवनकोर किंग ने क्या किया था? डिफीट किया था डच को 1741 में, ठीक है, राइट। चलो, द डच वर डिफीटेड बाई मारथंडा वर्मा ऑफ ट्रैवनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। डच को डिफीट किया था ट्रैवनकोर किंगडम ने कौन से बैटल में? कुलाचल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दो अलग अलग बार सीरीज में आए। द अमार नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर्स? सो द करेक्ट आंसर इज विजयनगर। विजयनगर एम्पायर ने क्या किया था? अमार नायका सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, डोमिंगो पायस मेडिवल ट्रैवलर था, ये इसने किस सिटी को डिस्क्राइब किया था? डोमिंगो पायस, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, राइट, क्लियर। इसने बताया था वहां पे डायमंड्स हैं, एमरल्ड्स हैं, पर्ल्स हैं, ठीक है, क्लोथ्स हैं, राइट, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट वाज डोमिंगो पायस, पोर्चुगीज ट्रैवलर था, ठीक है, 1520 में। द क्लास ऑफ अमर नायकास इन विजयनगर इज इन रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? अमर नायकास, मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, दीज आर मिलिट्री कमांडर्स। नेक्स्ट, इब्न बतूता चाइना गया था, किसके टाइम पे गया था? ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच में हुआ था? किससे कंक्लूड हुआ था, नॉट किसके बीच हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, 1782 में सर हुआ था ये खत्म। और किससे हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई से, बहुत इंपॉर्टेंट, आप हिस्ट्री के नोट्स हमारे पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें हैं। सो ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सूरत, वडगांव, ये सब कुछ हमने उस पर कवर किया है। सो ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज देयर, जिसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या हुआ था? कंक्लूड हुआ था। विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 में? ट्रीटी ऑफ बसेन बाजीराव टू ने साइन किया था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसेन इन 1802, पेशवा बाजीराव टू, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज कन्वेंशंस साइंड बिटवीन द मराठास एंड ब्रिटिश। सालबाई, पुरंदर, वडगांव और सूरत, इन चारों को आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था और फिर कौन सा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले सर क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत की अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया था 1775 में। देन पुरंदर हुआ था 1776 में, वडगांव वॉज देयर इन 1779 एंड सालबाई अभी हमने देखा 1782। तो अब आप इसको देख लो, सबसे पहले 4 हुआ था, 4 के बाद 2 हुआ था, 2 के बाद 3 हुआ था और 3 के बाद 1 हुआ था। 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है, राइट। विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने इसको फाउंड किया था, ठीक है, संगम डायनेस्टी के बाद। कैपिटल वॉज हम्पी, साउथ इंडिया में। कृष्ण देव राय, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मेजर रूलर्स, गोल्डन एज इस टाइम को बोला जाता है, ठीक है। अमुक्त माल्यदा जो तेलुगु लिटरेचर है वो इस टाइम का है। देन बहमनीस और गजपतीस को डिफीट किया। राम राय वॉज अनदर रूलर
डिफीटेड इन बैटल ऑफ तलीकोटा बाई बहमनी सक्सेसर स्टेट्स। एफिशिएंट मिलिट्री थी इस टाइम पे। नयनकारा सिस्टम था फ्यूडल लैंड ग्रांट्स के लिए। हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल, वित्तल टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर को शो करता है। देन तलीकोटा में डिफीट के बाद फिर डिक्लाइन हो गया, राइट। बहमनी सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। कैपिटल वॉज गुलबर्गा, बाद में बिडार, ये साउथ इंडिया में। मेजर रूलर्स में मोहम्मद गवान, ठीक है, जो कि रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन और कोर्ट पॉलिटिक्स के द्वारा असैसिनेट हुआ था, लेकिन उससे पहले रिफॉर्म्स एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें, गोल गुंबज, बिदार फोर्ट, पर्शियन इन्फ्लुएंस, ये सब साउथ इंडिया में इसी टाइम के हैं बहमनी सल्तनत के। डिक्लाइन की बात करें तो क्योंकि ये 5 अलग अलग स्टेट्स में सल्तनट्स में स्प्लिट हो गया, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार और बिडार 1527 में, और बाद में मुगल्स और मराठा एम्पायर में मर्ज हो गया, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुगल एम्पायर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से 1 या 2 क्वेश्चन तय है। 1526 से 1857 तक मेनली इन्होंने रूल किया, ठीक है, लगभग 300-325 साल, ठीक है। सबसे पहले कौन आए? हमारे बाबर जी। तो बाबर जी जो है 1526 में आए, इन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट कर दिया और वहां से इनकी एंट्री हुई, मुगल रूल की शुरुआत हुई। फिर इन्होंने रूल किया, इनके रूल करने के बाद 4 साल बाद ये मारे गए, राइट। उसके बाद आया कौन? हुमायूं, 1530 से लेकर के 1540 तक। 1540 से लेकर 55 तक शेरशाह सूरी थे, और शेरशाह सूरी वापस से फिर इन्होंने डिफीट किया, और 1555 में वापस से आकर के, ठीक है, क्या हुआ? दोबारा बन गया, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, हुमायूं, शेरशाह सूरी, ठीक है। उसके बाद अगला बंदा 1555 से 56 1 साल किया। उसके बाद आफ्टर हिज डेथ अकबर केम इनटू द थ्रोन, ठीक है, जो कि लगभग 50 साल के लिए ये यहाँ पे रहा, ठीक है। और ये गोल्डन एज माना जाता है मुगल एम्पायर्स का। दीन इलाही स्टार्ट किया, रिलीजियस टॉलरेंस इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा थी, मनसबदारी सिस्टम, राजपूत अलाइंसेस काफ़ी सारे किए, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए, ठीक है, ताकि क्योंकि राजपूत वर खतरा, तो उनके साथ अलाइंस कर लिया। जहांगीर वॉज देयर 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। नूरजहां का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, पैटर्न ऑफ आर्ट्स। ब्रिटिश ट्रेड को सबसे ज़्यादा जहांगीर ने ही बढ़ावा दिया। 1607 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और आकर के मतलब इस्टेब्लिश किया ट्रेड, तो वो जहांगीर ने ही इसको इजाज़त दी थी। शाहजहां वॉज देयर 1628 से लेकर के 1658 तक, ठीक है। ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मुगल आर्किटेक्चर का पीक था इस टाइम पे, लगभग 30 साल। फिर औरंगजेब आया 1658-1707, एम्पायर को एक्सपेंड किया, लेकिन स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज़ की वजह से रिवोल्ट्स हुए और ही वॉज नॉट सो पॉपुलर, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, बहुत सारे लोगों को मरवाया भी औरंगजेब ने, है ना, तो वो सही नहीं था। देन आर्किटेक्चर की बात करें, कल्चर की बात करें, इनफैक्ट सेंट्रलाइज्ड रूल था, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम था, मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। मुगल पेंटिंग्स, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, ये सब फेमस आर्किटेक्चर हैं। पर्शियन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। डिक्लाइन लगभग 1707 से 1857 के बीच में। औरंगजेब के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर आया ही नहीं, और साथ में रीजनल पावर्स बढ़ती रहीं, जैसे कि मराठा, सिख, राजपूत, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर 1857 रिवोल्ट में डिफीट हो गया किसका? बहादुर शाह सेकंड का, और उसको एक्साइल में भेज दिया गया। फिर पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल आ गया इंडिया में। मराठा एम्पायर की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। शिवाजी ने फाउंड किया था 1674 में, कोरोनेशन एट रायगढ़, ठीक है, और हिंदवी स्वराज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अष्ट प्रधान काउंसिल था, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए फेमस थे, जिसको गनमी कवा भी बोलते हैं ये लोग मराठी में। सक्सेसर्स में संभाजी वॉज देयर 1681 से 89 तक, 8 साल, ठीक है। औरंगजेब ने इसको कैप्चर और कर लिया था और मार दिया था। अभी मूवी भी आई थी छावा, आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी इनकी। राजा राम एंड ताराबाई वॉज देयर, कंटिन्यूड रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल्स। देन साहूजी महाराज लगभग 42 साल, इन्होंने पेशवा रूल इस्टेब्लिश किया। फिर पेशवा जो एरा है प्रधानमंत्री वाला,
तो 1713 से लेकर 1818 तक चला, जिसमें बालाजी विश्वनाथ वॉज देयर, ठीक है। इन्होंने पेशवा को हेरिडेटरी रूल बना दिया। बाजीराव वन वॉज देयर, 1720 से 40 तक मराठा पावर को नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड किया। बाजीराव वॉज देयर 40 से 61 तक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ही लॉस्ट अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। होलकर्स, सिंधियास, गायकवाड्स, बेसिकली होलकर्स वर इन मालवा रीजन, सिंधियास वर इन ग्वालियर वाला रीजन एंड गायकवाड्स वर इन गुजरात। तो ये जो रीजन्स थे ये भी मराठा एम्पायर के अंदर आते थे पहले, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों का भी पावर को लेकर के अपना ये था कि हमें भी पावर चाहिए, एंड हेंस यूनिटी वहाँ पे रही नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और दिक्कतें होनी शुरू हो गई, ठीक है। दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द एंग्लो मराठा वॉर्स, 1775 से 1818 के बीच में मल्टीपल एंग्लो मराठा वॉर हुए। 1818 में फाइनली एंड हो गया आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश ने टोटल कंट्रोल ले लिया, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। भक्ति के फॉर्म्स को लेकर के जो इंपॉर्टेंट पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले सगुन, बिलीफ इन गॉड्स विथ एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल सही है। निर्गुण, बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, ये भी सही है, सगुन और निर्गुण। अलवर्स, बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शक्ति, नहीं। अलवर्स जो थे वो विष्णु भक्ति में विश्वास रखते थे, और नयनार्स जो थे वो शिव भक्ति में विश्वास रखते थे। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सगुन सही है, गॉड विद एट्रीब्यूट्स। निर्गुण, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। नयनार्स, डिवोशन ऑफ शिवा, एंड अलवर्स, डिवोशन ऑफ विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वीराशैव मूवमेंट इन कर्नाटक, ठीक है। वासनाबा, अपार, सुंदरार और संबदार। तो इट इज जो लिंगायत या वैर शैव जो मूवमेंट है, इसको लिंगायत भी बोलते हैं। इसके लिए किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड बाई वासनाबा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाई जहानारा इज नोन एज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसको क्या बोलते हैं? बताएं, बायोग्राफी को क्या बोला जाता है? मुनिस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए। चिश्त, फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव्स इट्स नेम, इज लोकेटेड इन, ये चिश्त टाउन जो है जहाँ से चिश्ती जो सिलसिला है वो अपना नाम डिराइव करते हैं, वो कहाँ पे है? सो चिश्त इज बेसिकली इन सेंट्रल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, राइट, जहाँ से चिश्ती ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। हु इज द ऑथर ऑफ 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट व्रज भक्ति विलास, ठीक है, ब्रज रीजन में ब्रज भक्ति विलास ये किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, टोडरमल, नारायण भट्ट, चैतन्य और रूप गोस्वामी। तो करेक्ट आंसर इज नारायण भट्ट, ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, हरिभक्ति विलास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वर अलवर्स, अलवर्स कौन थे? अभी अभी देखा था हमने, क्या है सर? शिवा डिवोटीज कि विष्णु डिवोटीज? विष्णु डिवोटीज, ठीक है, दोज हु इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, ठीक है। 12 अलवर्स वर देयर, ठीक है, विष्णु डिवोटीज के लिए 12 इन नंबर। नेक्स्ट, around 12th century Sufi silsila began to crystallize in different parts of the Islamic world to signify continuous link between master and disciple, unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad, transmission of spiritual powers and blessings of devotees। 1, 2, 3 इसमें तीनों ही सही हैं हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 मतलब स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की, ठीक है। भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं। ऑरिजिन कब हुआ? 7th से 9th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ 12 से 18वीं सेंचुरी में। कोर बिलीफ डिवोशन वॉज देयर, इट इज़ द पाथ टू साल्वेशन, रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन।
इसमें दो टाइप के लोग थे। पहला निर्गुण भक्ति, फॉर्मलेस गॉड, जैसे कि कबीर, गुरु नानक, और सगुण भक्ति, गॉड विथ फॉर्म, जैसे कि तुलसीदास जी, मीराबाई और सूरदास ने शुरुआत की। मेजर फोकस ऑन लव एंड डिवोशन ओवर रिचुअल्स, यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज फॉर एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि तुलसीदास जी ने किया, ठीक है, अवध, और किसी ने ब्रज भाषा में, किसी ने पंजाबी भाषा में, किसी ने उर्दू में। अपोज कास्ट हायरार्की एंड प्रमोटेड इक्वालिटी, ठीक है। फिर आदि शंकराचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य, कबीर जी, गुरु नानक जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, ये सब नोटेबल सेंट्स थे इस टाइम पे, ठीक है। मेजर इंपैक्ट कहाँ पे था? दे एनकरेज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रमोटेड वर्नाकुलर लिटरेचर एंड रीजनल म्यूजिक, एंड इंस्पायर्ड लेटर हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। सूफी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, ओरिजिन हुआ था 8th सेंचुरी में। इस्लामिक मिस्टिसिज्म है बेसिकली सूफिज्म, ठीक है। इंडिया में 12th सेंचुरी में आया। कोर बिलीफ क्या था? डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड थ्रू लव एंड स्पिरिचुअलिटी, नॉट स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉस, ठीक है। सो बेसिकली दे प्रमोटेड मिस्टिसिज्म एंड डिवोशन ओवर ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा बियॉन्ड रिलीजियस डिविजन्स, ठीक है। पीर मुर्शिद या गुरु डिसाइपल जो है, पीर और मुर्शिद, ठीक है, इस फंडे को इन्होंने प्रमोट किया। पीर यानी कि गुरु एंड मुर्शिद यानी डिसाइपल, ठीक है। कव्वाली का इस्तेमाल करते थे, पोइट्री का इस्तेमाल करते थे डिवोशन के लिए। मेजर सेंट्स की अगर हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, एंड बाबा फरीद पंजाब में, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड सिखिज्म, ठीक है, बाद में, ठीक है। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी, इंडियन म्यूजिक, पोइट्री और कल्चरल ट्रेडिशन को बढ़ावा मिला, और इस्लाम जो पीसफुली स्प्रेड हो रहा था इंडिया में वो भी हुआ उस टाइम पे, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्यस सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट थी उसमें से कौन सा ये नहीं था? धम्मा, धम्मा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी। क्या क्या था पार्ट सप्तांग थ्योरी का? उसमें से आपके पास स्वामिन वॉज देयर, ठीक है, किंग, अमत्या वॉज देयर, मिनिस्टर्स, जनपदा वॉज देयर विच इज़ बेसिकली टेरिटरी, दुर्ग यानी कि फोर्ट, कोश यानी कि ट्रेजरी, दंड यानी कि आर्मी, एंड मित्र यानी कि एलाइस, ठीक है। दे वर पार्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी डिड कुमारिला भट्ट एंड प्रभाकरा बिलोंग? कुमारिला भट्ट और प्रभाकर कौन से फिलॉसफी के थे? पूर्व मीमांसा, ठीक है, फिलोसफर्स ऑफ द पूर्व मीमांसा स्कूल, जो कि बेसिकली किस पे बेस्ड है? वैदिक रिचुअल्स, ठीक है, एंड हार्मेन्यूटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चारवाका स्कूल्स ऑफ, विच अमंग द फॉलोइंग आर चारवाका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी? ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता, ठीक है। तो इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर, चारवाका स्कूल के अंदर धूर्त और सुशिक्षित, ठीक है, राइट, धूर्त और सुशिक्षित, ऑप्शन नंबर 1 and 3. Which of the following statements about the famous text of Panchatantra is correct? पंचतंत्र, इसमें करेक्ट क्या है? इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। वर्सेस ascribed to poet Saint Kabir have been compiled in which of the following traditions? बीजक, कबीर, आदि ग्रंथ साहिब, ये तीनों में है, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3, ठीक है। चलो, इन रेस्पेक्ट टू बलूटेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट? बलूटेदार्स के रेस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? राइट, सबसे पहला, दे वर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस, बिल्कुल सही है। दे वर एम्प्लॉयड बाई इंडिविजुअल पीसेंट्स फैमिली, नो, गलत है ये, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट, ये इंडिविजुअल फैमिली इनको एम्प्लॉय नहीं करती थी, बल्कि देवर पेड वाया शेयर ऑफ हार्वेस्ट। दे एग्जिस्टेड इन मिडिपल डेक्कन एंड महाराष्ट्र, ये भी सही है, देवर पेड वाया शेयर ऑफ हार्वेस्ट।
तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वर मणिग्रामम एंड नाना देसी इन अर्ली मिडिवल इंडिया? ये क्या थे? दे वर गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट। नाना देसी का मतलब होता है मल्टीपल कंट्रीज। नेक्स्ट, व्हाट वाज अ मुंजानिक इन मिडिवल पीरियड? मुंजानिक किसको बोलते थे? इट वॉज कैटापल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक वेपन था। क्या था? एक वेपन था, सीज वेपन। ठीक है, टू हर्ल प्रोजेक्टाइल्स, जैसे बाहुबली में देखा है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इशू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट? ये हमने कर लिया ऑलरेडी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, व्हाट वाज दस्तक? वेरी इंपॉर्टेंट। दस्तक क्या था? व्हाट वाज दस्तक? ये था ट्रेड परमिट सर। ठीक है, इट इज ट्रेड परमिट। तो 18th सेंचुरी में मुगल रूल के टाइम पे दस्तक दिया जाता था। इट वॉज फ्री ट्रेड परमिट गिवन बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल फॉर प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, इट इज अ ट्रेड परमिट फॉर प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरायज वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? बहुत गर्मी हो रही थी भारत देश में, तो इन्होंने, जॉन लॉरेंस ने क्या किया, 1864 में क्या कर दिया, ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ गए, 1864 से लेके 69 तक ही वॉज देयर, शिमला में इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली? सब्सिडियरी अलायंस में होता ये था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे कि ब्रिटिश जो रूल था वो किसी भी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता था, बदले में उनसे मतलब उनसे कुछ वादे कराता था, कुछ एग्रीमेंट्स कराता था, और अगर कोई भी उसके अंदर नहीं आना चाहता है तो उसके अगेंस्ट फिर ब्रिटिश आर्मी कभी भी धावा बोल सकती है। सो पहला, द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर अलाई, बिल्कुल सही था। ठीक है, राइट। देन द अलाई वॉज फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर, नो, दिस इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशनड, बिल्कुल सही है। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट, ये भी सही है। मतलब होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई एक एक्स टेरिटरी है, तो वहाँ पे अगर आप लॉर्ड वेलेस्ले के सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आते हैं 1799, तो उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिश उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, जो वो टेरिटरी है वो किसी और फॉरेन कंट्री या फॉरेन स्टेट के साथ, फॉरेन रूलर के साथ किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में नहीं आएगी, या फिर वॉरफेयर में नहीं आएगी। उसके प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स की है। जो ब्रिटिश के ट्रूप होंगे वहाँ पे, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर अलायंस वाले पार्टनर की होगी। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ये इनकरेक्ट है बेसिकली। ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 to 70 वॉज वर्सेंड बाई, बंगाल में फेमाइन आया था, वो फेमाइन किस चीज़ की वजह से और ज़्यादा खराब हो गया? ठीक है, तो इट वॉज ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ टैक्सेशन। एक तो फेमाइन आ गया, ऊपर से क्या हुआ, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, राइट, तो और ज़्यादा लोगों को तकलीफ होने लगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट? ठीक है, पहला, इट गेव द मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर स्टेट्स, नो, इट इज इनकरेक्ट। इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज ऑफ कोर्ट्स टू डिजर्ट देयर क्लेम्स ऑफ स्लेव्स, बिल्कुल। ठीक है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर्स वर्क जॉइंटली इन रिजॉल्विंग डिजर्टेशन, द स्लेव्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड, नहीं। ठीक है, चलो। When was the monopoly of China trade lost by East India Company? चाइना ट्रेड की जो मोनोपोली है वो चार्टर एक्ट से खत्म हुई थी 1833 के। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उससे ये खत्म हो गई।
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? बहुत आसान, कितनी बार हमने किया है, मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. Next, the Deccan Agriculturists Relief Act of 1879 was enacted with which of the following objectives? क्या ऑब्जेक्टिव था डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 का? राइट, पहला, restore land to the dispossessed peasants, then ensure financial assistance to peasants, restrict the sale of land to indebtedness and give legal aid to. इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड फॉर इनडेटेडनेस टू आउटसाइडर्स. आप नहीं कर सकते थे ऐसा, ऑब्जेक्टिव ये था मेनली. द लिमिटेशन लॉ विच वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश इन 1859 एड्रेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? लिमिटेशन लॉ 1859 इसने दिया था लोन बॉन्ड्स के लिए, विच वॉज वैलिड ओनली फॉर 3 years. ठीक है, लोन बॉन्ड साइंड बिटवीन मनी लेंडर एंड रियॉर्ड्स वुड हैव वैलिडिटी ओनली फॉर 3 years. ठीक है, नेक्स्ट, द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 किस एजम्पशन पे बेस्ड था? तालुकदार्स वर द राइटफुल ओनर ऑफ द लैंड? नो. तालुकदार्स वर इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन लैंड? बिल्कुल, ये सही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही. देन तालुकदार्स कुड इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द लैंड? नहीं कर सकते थे. तालुकदार्स वुड टेक अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू विच फ्लोड टू द स्टेट? नो. द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल? फोर्ट विलियम कोलकाता, लॉर्ड किसके टाइम पे? रिचर्ड वेलेस्ले के टाइम पे. ठीक है, 1798 से 1805 तक. और 1799 में क्या लाया था? सब्सिडियरी अलायंस. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम द मनसबदार फैमिली? ये है आपका रंपा रिविलियन 1879 से लेकर के 1880 तक. ठीक है, रंपा रिविलियन. ठीक है, राइट. कहां पे? आंध्र प्रदेश में. ठीक है, चलो. देन इन द 19th century peasants in various parts of India rose in revolt against money lenders and grain dealers. बिल्कुल सही है. The May 1875 at village Supa in Pune district in Bombay, Deccan, peasants attacked shopkeepers, burnt the Bahi Khata account book, looted grain shops and set fire to the houses of sahukars. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों सही हैं? बिल्कुल, दोनों सही हैं. ठीक है, डेक्कन रियॉट्स हुए थे 1875 में. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, 1 and 2. देन सन्यासी और फकीर को लेकर के डिस्टर्बेंस रिविलियंस जो हुए थे, उसके लिए इसमें से क्या सही है? गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स फेस द परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस इन बंगाल, बिहार. देयर वर नंबर ऑफ शैवाइट नागा सन्यासीज हु फॉर्म्ड इनटू आर्म बॉन्ड्स. द मजनू शाह हु लेड बैंड्स इनटू बंगाल फ्रॉम 1771 वाज देयर प्रोमिनेंट लीडर. इन तीनों में से कौन कौन सा सही है? राइट, तो तीनों ही ऑप्शन सही है इसके. ठीक है, यानी कि करेक्ट वन विल बी 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन बाय द रिबल्स ऑफ 1857, द स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट इन रिवोल्ट ऑफ 1942. क्या सही है इसमें से? ठीक है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो कब के लिए है? ये 1942 के लिए है. ठीक है, इसका 1857 से 1857 के लिए है. 1942 से इसका कोई भी लेना देना नहीं है. तो ये क्योंकि नॉट करेक्ट इसमें पूछा है, सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. ठीक है, फिर से बता रहा हूं. Ajamgarh proclamation was declared by the rebels of 1857. It has nothing to do with Quit India movement of 1942. ठीक है, so 2 only is the incorrect. Which of the following towns was not the center of revolt of 1857? अयोध्या, दिल्ली, आगरा और कानपुर. अयोध्या नहीं था, बाकी सारे थे. दिल्ली भी था,
आगरा भी था और कानपुर भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या। ठीक है, बाकी हर जगह पे, दिल्ली में भी मुगल्स थे, कानपुर, तात्या टोपे एंड ऑल, लखनऊ, बेगम हजरत महल, झांसी, लक्ष्मीबाई, बरेली, ये सब थे। ठीक है, दामिनी को was created by British government to settle which of the following communities? It was संथल। संथल कम्युनिटी को, संथल अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, 1832 में 1832 में संथल ट्राइब्स को, जो कि आज की डेट में झारखंड और बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इनके सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए ये किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट दनका शाह? दनका शाह किसको बोला जाता था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ठीक है, राइट, ये कहाँ से थे? अवध रीजन से थे, अवध रीजन। और इस व्यक्ति को लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन भी बोला जाता था। ठीक है, दनका शाह, ये अलग अलग लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे अपना रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली से बख्त खान, ठीक है, राव तुलाराम वॉज देयर फ्रॉम सीकर, फ्रॉम ग्वालियर तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई वॉज देयर फ्रॉम झांसी। ठीक है, पेशवा फ्रॉम कानपुर, हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, अहमदुल्ला फ्रॉम फैजाबाद, कंवर सिंह आरा से, मिदनापुर से मंगल पांडे, अलग अलग लोग थे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक बंदी जीवन? बहुत इंपॉर्टेंट, बंदी जीवन, वीर सावरकर। ठीक है, हिज स्टोरी व्हेन ही वाज इन चेन्स इन सेलुलर जेल, राइट। सो बंदी जीवन, अंडमान में इनको, अंडमान के सेलुलर जेल में रखा गया था और तब इन्होंने ये बुक लिखी थी। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 विच टू प्रोविंसेस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट एबल टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें पंजाब और सिंध दो ऐसे रीजन थे जहां पे कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के नहीं आई थी। ठीक है, राइट। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आ गई थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, और सिंध में आई थी मुस्लिम लीग, साथ में इंडिपेंडेंस। ठीक है, बाकी हर जगह पे। हेलो हेलो, हाँ सर, ऑफिस आ गए नहीं? अभी नहीं, मैं 12 बजे तक आऊँगा। तो अभी रुक के निकले सर? नहीं, आप निकलते, हाँ 12 बजे तक आ जाओ, शाहरुख तो है ही वहाँ। सर एक काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन पैसा डलवा देते सर, जितना बचा है आप आज आप खत्म कर देते हैं सर। आप आ जाओ हम करवा देंगे। ठीक है, आ जाओ, मैं वहीं 12 बजे मिलूंगा। ठीक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस recruited a large number of soldiers from Indian prisoners of war in Japanese camp, introduced a women's detachment named after the Rani of झांसी। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2। ठीक है। Who among the following political leaders suggested the dissolution of Indian National Congress as a political organization and its replacement by लोक सेवक संघ? हमारे गांधी जी ने ऐसा बोला था कि इसको हटा करके लोक सेवक संघ बनाओ। कब? 1948 में।